Hello, welcome everyone to the class 11 history, chapter number 2, topic number 1, 2 and 3. I think there will be a 5 to 6 lectures in this chapter. So, this chapter is about the Mesopotamian civilization. So, see, ऐसा है कि during the ancient period there were 4 major civilizations thriving around the world. Okay, तो 4 सिविलाइजेशंस थी पहले के समय में जो कि थ्राइव कर रही थी। तो पहला एक इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने इंडिया में, जहाँ आज के समय पाकिस्तान है, अराउंड द इंडस रिवर। ओके, सेकंड वाज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये इराक जहाँ पर है वहाँ पर थी। थर्ड वाज द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, नाइल नदी के किनारे किसी पर इजिप्ट पर ये थ्राइव कर रही थी, जिसने पिरामिड्स वगैरह सब बनाए। नेक्स्ट फोर्थ है आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि वांगडी के प्रोविंस आज के समय में मंचूरियन चाइना में भी चलती थी। ठीक है, तो हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में अभी पढ़ना है। नेक्स्ट अगली क्लास में, क्लास 12 में, चैप्टर 1 में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इजिप्शियंस और चाइनीज का हमसे कोई हमारे सिलेबस पर कोई वास्ता नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को क्रेडल ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्रेडल ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब कि आज के समय में एक जो शहरी माहौल, एक जो अर्बन माहौल में आज हम रहते हैं, इसकी शुरुआत, इसका डेवलपमेंट, इसका वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया में हुआ। तो अर्बन एक सिटी और अर्बन एक पूरा सिस्टम जो था वो आपका मेसोपोटामिया में सबसे पहले था। ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस दो रिवर्स है। ठीक है, हिंदी में इनको दजला और फरात बोलते हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ठीक है, ये दो रिवर्स हैं, इराक में फ्लो करती हैं। आज के समय में जहाँ इराक कंट्री वर्ल्ड में उठा कर देखेंगे तो आपको ये दोनों रिवर्स वहाँ पर दिखाई देंगी। तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस और इनके बीच में ये जो है सिविलाइजेशन थ्राइव करती थी, फैली हुई थी, वहाँ पर भी डेवलप हुई थी। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन का जो एरिया है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, जिसमें आज के समय में आप जो लेबनान है, फ़लस्तीन है, इजराइल है, और आपका जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, ये सारे एरियाज, और कुछ पार्ट तो थोड़ा सा ईरान का भी आप ले लीजिए। ठीक है, कुवैत है, ये जितने भी आज की कंट्रीज हैं, इन सब एरियाज में उस समय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है थ्राइव हो रही है। ठीक है, तो मेजर अगर हम बात करें तो उसके दो पार्ट हैं। तो अगर हम दो पार्ट में बात करेंगे तो नॉर्दर्न एरिया जो है मेसोपोटामिया के, और जो सदर्न एरियाज जो हैं मेसोपोटामिया के। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर ये एक एरिया है नॉर्दर्न मेसोपोटामिया का, इराक का ये एरिया है मान लीजिए। ठीक है, तो नॉर्थ में, ठीक है, क्या है, जो सिविलाइजेशन जो लोग आके बसे, ठीक है, वो थे आपके सुमेर, इसको सुमेर के नाम से जाना गया। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया को, ठीक है, और साउथ को अकाड के नाम से जाना। ठीक है, समझ में आया? सुमेरियंस एंड अकेडियंस। ठीक, समझ में आया? इस तरह से बाद में ही ये नाम जाके चेंज हुए समय में, जब आप हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो यही नाम आपको आगे की किताबों में जो है सुमेर को असीरिया के नाम से लिखा गया। ठीक है, और बाद में अकेडियन को बेबीलोनिया के नाम से लिखा गया। बेबीलोन से आपका एक राजा निकला था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अगर आप इसको इस तरह से लिंक कर सकते हैं। और असीरिया से ही आज का एक नाम कंट्री का सीरिया पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न एरिया में जो लोग रहते थे उनकी लैंग्वेज थी सुमेरियन, और जो सदर्न एरिया में जो लोग रहते थे उनकी लैंग्वेज थी अकेडियन। बाद में बहुत सारे आसपास के इलाकों से लोग आए, और यहाँ के भी लोग दूर के इलाकों में बसे। नॉर्थ के लोग भी साउथ में आके रहने लगे, साउथ के लोग भी नॉर्थ में आके रहने लगे। तो समय के साथ यहाँ पर अकेडियन और सुमेरियन के साथ साथ दो और नई तरीके की लैंग्वेजेस शुरू हो गई। एक का नाम था अरबिक, ठीक है, दूसरे का नाम था हिब्रू। ठीक है, समझ में आ गया? अरबिक मोस्टली नॉर्थ में बोली जाती थी, हिब्रू मोस्टली साउथ में बोली जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है और सिर्फ ये यही है, ये इंटरचेंजेबल भी है। ठीक है, लैंग्वेजेस का ऐसा ही होता है। बाद में हम बात करते हैं सुमेरियन, अकेडियन, अरामीक अभी ज़्यादा कोई बची नहीं है। अरामीक के कुछ एविडेंसेस आपको यहाँ से, कुछ लोग जो शक और कुषाण के इलाकों में जाके बसे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको अरामीक का जिक्र वहाँ पर भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है? हिब्रू लैंग्वेज आज भी बोली जाती है उस इलाके में, इजराइल की नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, और हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया ओल्ड टेस्टामेंट
आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अब्राहमिक रिलीजन्स में। अब्राहमिक रिलीजन्स में आपके कौन कौन से अब्राहमिक रिलीजन एक तरीके के समझ लो क्लासिफिकेशन है, एक कैटेगरी है कुछ रिलीजन्स की, जिसमें आपके ज्यूज आते हैं, यहूदी, ईसाई आते हैं, क्रिश्चियंस, और आपके मुस्लिम्स आते हैं, इस्लामिक। ठीक है, तो ये आपके अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं। इसकी शुरुआत में आपकी जो सबसे पहली किताब है जिसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, हिब्रू में लिखी हुई थी। ठीक है, जूस उसको जो है पढ़ा करते थे, यहूदी उसको पढ़ा करते थे, उनकी धर्म बुक है, उनकी किताब है। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट बेसिकली एक कलेक्शन है सर्टेन बुक्स का। ठीक है, जिसमें से एक बुक है द बुक ऑफ जेनेसिस। ठीक है, इसमें इस द बुक ऑफ जेनेसिस में इस इलाके का नाम, ठीक है, इस मेट्रोपोलिटन सिविलाइजेशन के इलाके का नाम शिमार करके एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें बुक ऑफ जेनेसिस में अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको एक कहानी इसमें सुनने को मिलेगी, जो कि कहानी है, एक व्यक्ति था नोआह। ठीक है, NAOH नोआह, NOAH नोआह। ठीक है, तो नोआह एक वैसा व्यक्ति था जिसको आज के समय में तो प्रॉफिट माना जाता है, प्रॉफिट नोआह। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी इंसानियत को बचाया था, ये बुक ऑफ जेनेसिस के अनुसार। ठीक है, इन्होंने एक नाव बनाई थी जिसमें इस पूरे प्रकृति के, इस पूरे धरती के सारे जीव जंतु जो है आके रहने लगे थे जब ग्रेट फ्लड आया था। तो ये एक कथा है धर्म की किताब में, द बुक ऑफ जेनेसिस में, जो कि पार्ट है द ओल्ड टेस्टामेंट का। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये इसी कहानी, इसी इलाके की ये स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ नोआह, द स्टोरी ऑफ फ्लड। ठीक है, ये इसी इलाके की स्टोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो जैसा हमने बताया कि मॉडर्न डे इराक जहाँ पर है वहाँ पर ये आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थ्राइव हो रही थी। ठीक है, यहीं पर एग्रीकल्चर की जो है आपकी शुरुआत होती है 7000 to 6000 BCE में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना होता है कि BC और AD का क्या मतलब होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, सबसे पहले लेक्चर में, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो 000 अगर ये है तो इससे पीछे आप जितना भी चलते जाएंगे आप BC में चलते जाएंगे, और इससे आगे समय में आप जितना आते जाएंगे उतना आप AD में आते चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 7000 to 6000 BC में इनका एग्रीकल्चर जो है शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखने की बात यह है कि नॉर्दर्न एरिया जो थे वहाँ पर जो ज्योग्राफिकल एक इम्पॉर्टेंट चीज थी वो थे क्या, स्टेपी के ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड। तो ये इनके बाद स्टेपी क्या होता है, तो वो पूरे जितने भी अपने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब में आपको हर एक अलग अलग जगह पर कुछ कुछ ग्रासलैंड के बड़े बड़े एरियाज मिलेंगे जिनको कि कुछ साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे सवाना के ग्रासलैंड है आपके अफ्रीका में, प्रेरी के ग्रासलैंड कहे जाते हैं आपके अमेरिका में, तो ऐसे ही स्टेपी के ग्रासलैंड इस इलाके में कहे जाते हैं। तो नॉर्दर्न एरिया जो था वहाँ पर स्टेपी ग्रासलैंड थे, और जो सदर्न एरिया था वो एक्चुअली में एरिड, सेमी एरिड था, लगभग सूखा, कुछ कुछ सूखा इलाका था, डेजर्टिक एरिया था। ठीक है, साउथ का इलाका, नॉर्थ का इलाका स्टेपी ग्रासलैंड थी। अब ग्रासलैंड है तो यानी कि वहाँ पर पानी की मौजूदगी है, वो एरिड नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो होता ये था कि लोग अपने जानवर जो चराते थे, ठीक है, पैस्चरिंग का काम करते थे, पैस्चर जो होते थे, ठीक है, वो आपके नॉर्दर्न एरिया में घूमा करते थे, अपने इसी नेचुरल ग्रासलैंड जो थे यहाँ पर अपने जानवरों को चराया करते थे और उनसे मिलने वाले एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल वो किया करते थे। साउथ में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट शुरू में नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ हम आगे देखते हैं। हुआ ये कि बाद में, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज और है इसकी, ठीक है, वो क्या है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस की लोकेशन। तो जैसे मान लो ये मेसोपोटामिया है, नॉर्थ में स्टेपी ग्रासलैंड है, नीचे का इलाका आपका क्या है, सेमी एरिड है। ठीक है, सेमी एरिड है। ठीक है, और यहाँ पर जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस फ्लो करती है ये इस जगह से आपकी वेस्टर्न साइड से आपकी जो है मूव करती हुई, ठीक है, इस तरह से फ्लो करती है। ठीक है, तो ये आपकी वेस्ट टू साउथ आपकी ये फ्लो करती है। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस साथ साथ चलती है। ठीक है, जैसे जैसे ये नॉर्थ में ये बहुत ज़्यादा इनमें पानी की क्वांटिटी होती है, जैसे जैसे साउथ आती जाती है इनमें पानी की मात्रा कम होती चली जाती है, और एरिड एरिया में जाते जाते ये ब्रांचेस में टूटने लगती है। ये सीधी रिवर नहीं चलती है, छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटती हुई समुद्र में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक परफेक्ट एक वाटर वेज बहुत सारे बने यहाँ पर साउथ के एरिया में,
और साउथ के एरिया में प्राइमरीली तो पूरा डेजर्टिक एरिया था, लेकिन टिग्रिस और यूफ्रेटस के आसपास के जो इलाके थे वो बहुत फर्टाइल थे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से ये साउथ में आपकी ये नॉर्थ वेस्ट से ये साउथ में आ रही है और यहाँ स्टेपिक ग्रासलैंड है, ये कंपेरेटिवली ऊंचा इलाका है और यहाँ पर वो जब ऊंचे इलाके जाती है ये दोनों नदियाँ, तो बहुत सारा सिल्ट, बहुत सारा सेडिमेंट जो कि उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है खेती के लिहाज से, ये यहाँ लेके आती है। तो देखने की बात है साउथ का एरिया डेजर्टिक होते हुए भी इन दो नदियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इन दो नदियों के बीच का एरिया और आसपास का एरिया बहुत फर्टाइल और बहुत अच्छी यहाँ पर जो है खेती होती थी। और यहाँ एग्रीकल्चर शुरू हुआ 7000 to 6000 BC। तो एग्रीकल्चर की वजह से साउथ का एरिया प्रोपेगेट होता है और पास्चराइजेशन की वजह से, चरवाहों की वजह से नॉर्थ का एरिया जो है आगे बढ़ता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि नॉर्थ के लोग जो एनिमल प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो यहाँ साउथ के लोगों को बेच देते थे, क्योंकि साउथ में सिर्फ खेती होती थी। ठीक है, तो यहाँ से वो अनाज की चीजें इसके बदले में ले जाते थे। तो नॉर्थ के लोग जो सुमेरियंस थे और साउथ के लोग जो अकेडियंस थे, इनके बीच में क्या हुआ, ट्रांजैक्शन होना शुरू हुआ और एक इंटरकल्चरल सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन इसी पॉइंट से जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे होता ही गया, क्योंकि ये साउथ का इलाका समुद्र से ज्यादा नजदीक था, तो बाद की सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुई, इनसे ट्रेडिंग का इसको बहुत बेनिफिट मिला। और इसीलिए सबसे पहली जो सिटीज थी पूरे विश्व में, अगर पहली सिटीज कहीं डेवलप हुई, फर्स्ट सिटी जैसे कि मारी, ठीक है, मारी नाम से सिटी थी, वो यहाँ पर डेवलप हुई अकेडियन सदर्न रीजन में आपके समुद्र के किनारे। ठीक है, और ये सिटीज डेवलप होती थी, थ्राइव होती थी। कैसे हुई ये मैं बताता हूँ। शुरुआत कैसे हुई थी, ये आपके सुमेरियंस और अकेडियंस के बीच की ट्रेडिंग की वजह से। नॉर्थ के लोग अपने प्रोडक्ट्स साउथ में बेच देते थे, साउथ के लोग अपने प्रोडक्ट्स नॉर्थ में बेच देते थे। कोई करेंसी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था, एक चीज के बदले दूसरी चीज का आदान प्रदान करना बार्टर सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीज का। तो देखो ध्यान दो कि पहली चीज क्या होती है कि फूड का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो हमने देखा कि साउथ में एग्रीकल्चर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर खेत और यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड का प्रोडक्शन चल रहा है। अब जब ये फूड का प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा, फूड रखा तो रहेगा नहीं, जो सरप्लस फूड होगा उसको बेचा जाएगा और ये क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक और ट्रेड एक्टिविटीज को भी बढ़ाएगा। और जैसा मैंने बताया सुमेरियंस अकेडियंस आपस में पहले ही ट्रेडिंग कर रहे थे, तो वो भी साथ में चल रहा है। और जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहने की कोशिश करेंगे। तो उस तरफ क्या होगी, जहां पर भी ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज चली वहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और जब पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक अर्बन इकोनॉमी का जन्म होगा। ठीक है, आप एक शहर की इकोनॉमी देखिए, वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट टाइप का होता है, वो अपनी एक अलग इकोनॉमी लेके चल रहा होता है। ठीक है, गांव देहात की अपनी अलग इकोनॉमी होती है, अर्बन इकोनॉमी अपनी जगह अलग होती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी, शहर बढ़े और शहर से अर्बनाइजेशन बढ़ा और उससे क्या हुआ, ये अर्बन इकोनॉमी का क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब जब एक शहर में बहुत सारे लोग आके रह रहे हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज की डिमांड करेंगे। कईयों के पास जो है इतनी अफोर्ड करने की क्षमता होगी कि अब वो अपने नौकर रख सकें, काम करने वाले रख सकें, सर्विसेज की डिमांड कर सकें। ठीक है, तो जब एक अर्बन इकोनॉमी डेवलप होती तो फिर एक सर्विस सेक्टर भी साथ साथ में थ्राइव होना शुरू हो जाता, तो डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर भी होना शुरू हो गया। ठीक है, सर्विस सेक्टर जब डेवलप हुआ, काम करने वाले लोग आए, रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, स्किल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, तो ये क्या हुआ, जॉब का क्रिएशन होना शुरू हुआ। बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी जॉब, बहुत सारी स्किलफुल एक्टिविटीज की डिमांड, जैसे कि लिखने वाले, स्क्राइबर्स, उनकी डिमांड कि भाई हिसाब किताब लिखने वालों की हमें जरूरत है। तो ये क्या हो गया, नए नए जॉब का क्रिएशन भी हो रहा है। अब जॉब का क्रिएशन हो रहा है तो कुछ लोग क्या है, कुछ लोग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेल्स का काम कर रहे हैं, कुछ क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, कुछ क्या काम कर रहे हैं, सर्विसेज का काम कर रहे हैं। तो सबकी क्या हो गई, एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक सेक्टर्स अलग अलग डेवलप होते चले गए, समय के साथ धीरे धीरे सिटीज बढ़ती चली गई। तो ये क्या है, बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी जो भी मैं समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, तो फिर क्या हुआ, गिल्ड बने फिर उसके बाद
जब डिवीजन ऑफ लेबर हो गया तो क्या होगा, गिल्ड बनने लगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ, सोना और उससे बनने वाले जो आभूषण हैं, जो ज्वेलरीज हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोने की माइनिंग, गोल्ड माइनिंग का काम करते हैं, तो वो एक अलग सेक्टर है, ठीक है। फिर कुछ लोग होंगे जो उस माइन से निकले हुए सोने को रिफाइनिंग का काम करते होंगे, तो ये क्या है, एक अलग तरीके के जो है सेक्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद रिफाइनिंग के बाद उसको बनाने का, उसको बढ़िया सा डिजाइन देने का काम कुछ लोग करते होंगे, तो ये एक अलग सेक्टर है, ठीक है। फिर डिजाइन के बाद उसको बेचने का, उसकी ट्रेडिंग का काम करते होंगे, ये अलग सेक्टर है, ठीक है। और बेचने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, तो वो एक अलग सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि केवल एक ही चीज से कितनी अलग अलग सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो हर एक सेक्टर की अपनी अलग अलग गिल्ड बनती चलेगी। एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों ने बनाई कि हम सिर्फ और सिर्फ मसालों के व्यापारी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी के व्यापारी हैं, हम सिर्फ इस चीज की ट्रेडिंग करते हैं, इस चीज का बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे ये गिल्ड भी बढ़ती चली गई और आपस में उन्होंने कोलैबोरेट करना शुरू किया और एक थ्राइविंग इकोनॉमी का हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है। एक सिविलाइजेशन मैच्योर होगी शुरू हो जाती और उसमें प्रॉस्पेरिटी आती चली जाती है और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की शुरुआत से लेकर एंड तक की पूरी हमने कहानी इस समय पर शॉर्ट में समझ ली है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इसको और डेप्थ में और डीप में समझेंगे। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लास 11 के सारे चैप्टर जितने भी हैं आपको लेंथी लग सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी कुछ भी लेंथी नहीं है। आपको बस केवल एक बार पढ़ना है, बहुत इजी है। आप एक बार उसको कहानी की तरह पढ़ जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा लोड मत लीजिए कि मुझे याद रखना है या रट के रखना है, कोई इसमें लोड लेने की बात नहीं। बस एक बार में पढ़ जाएगी और दैट्स इट, इनफ है। इससे ज्यादा की कोई और जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है टॉपिक नंबर ए आपका। इसमें हमने 1 और 2 और 3 हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम और आगे डिटेल में समझेंगे। अगर कहीं किसी का कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकता है। मैक्सिमम 24 आवर में आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू।